हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 10th जून। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो आपने देखा होगा कि एमएसपी अनाउंस किया है। तो एमएसपी अनाउंस किया, दैट डजंट मेक अ न्यूज़, क्योंकि बात पता है क्या है कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वो तो हर थोड़े टाइम में तो होना ही है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये 28 जनवरी को आई थिंक। थोड़ा सा ऐड ऑन करना था तो मैंने कहा दोबारा बता देता हूँ सारा। कौन डिसाइड करता है, किसका फाइनल डिसीजन होता है, ये सब देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आप देखेंगे हर साल या दूसरे साल में क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा के। एक तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, सीएसीपी बोलते हैं इसको। ये रेकमेंड करता है एमएसपी किसके प्रोडक्ट्स के लिए। वैसे बेसिकली ये 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए करता है। और एफआरपी, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस होता है फॉर शुगर के। ठीक है। सीएसीपी करता है रेकमेंड। क्या करता है? रेकमेंड करता है, डिसाइड नहीं करते। याद रखिएगा, फाइनल डिसीजन जो होता है वो भी हम देखेंगे किसका होता है। ये सिर्फ रेकमेंड करता है। ये जो सीएसीपी है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, और ये अटैच्ड ऑफिस है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का। अब क्या है, ये बॉडी तो स्टैट्यूटरी है, बट इसका रोल जो है वो एडवाइजरी है। याद रखिएगा, इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे। इट इज जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी। अब क्या होता है कि जो ये डिसीजन देता है या ये जो रिकमेंडेशंस देता है, फाइनल डिसीजन जो उस पे लेता है वो लेती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो कभी भी अगर आपके ऊपर आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हु डिसाइड्स एमएसपी या एमएसपी ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो हमेशा जो आपने आंसर टिक करना है वो करना है अपने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। उसके बाद क्रॉप्स कौन कौन सी है? 14 तो खरीफ सीजन से हैं। 6 जो है राबी क्रॉप से हैं। 2 है अदर कॉमर्शियल क्रॉप्स। इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ब्रॉड से जान लीजिए क्या क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं। एक तो ना बजट जो आया था 2018-19 का, उसने ना एमएसपी का जो निकालने का तरीका था थोड़ा सा चेंज कर दिया था। उन्होंने फिक्स कर दिया था 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है। एक फिक्स रूल ला दिया था। अब ये सोचिए फॉलो होता है नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार इसको 1 पॉइंट हम देख रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, 1.8 टाइम्स भी कर दिया गया, 1.9 टाइम्स भी कर दिया गया है। बट इन्होंने 2018-19 में फिक्स किया था 1.5 टाइम। अब सीएसीपी जो है उसको सीधी सीधी बात है, अब उसको जो प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, उसका 1.5 गुना या 1.8 गुना करना है, जो भी करना है वो देखेंगे कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अब उसको प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए वो क्या है, कई तरीके अपनाती है। जैसे एक तो बोलते हैं A2। इसमें क्या है कि जो भी कॉस्ट डायरेक्टली जो इंकर करता है फार्मर, उसको चाहे कैश में चाहे काइंड में, सीड्स पे, फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड्स पे, लेबर पे, लीज्ड इन लैंड, अगर लीज पे लिए उस लैंड पे, फ्यूल पे, इरिगेशन, ऐसे खर्चों को जोड़ा जाता है। एक दूसरा कॉस्टिंग दिखती है A2 प्लस FL। FL में क्या होता है, जिसमें अगर खुद की अगर घर की लेबर लग रही है, आपने देखा होगा किसानी में, खेती में ज़्यादातर जो लेबर लगती है वो घर की ही लगती है। तो उनको पे तो करना पड़ता नहीं है, तो उनकी भी वैल्यू को ऐड किया जाता है एफएल में। और तीसरा सिस्टम है सी टू में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें रेंटल एंड इंटरेस्ट उसको भी लिया जाता है ओन लैंड पे या फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स पे। मतलब सपोज अगर आपकी ज़मीन पे आप उगा रहे हैं, अगर आप उसको खेती ना करके उस ज़मीन को किसी को किराए पे दे देते, या उसको बेच के उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आ रहा होता आपको, या अगर आप उसकी कमाई से इंटरेस्ट ले रहे होते, तो उनको भी अब ऐड करते हैं ऑन द टॉप ऑफ A2 प्लस FL। ठीक है। ये चीज़ें देखने वाली होती हैं, इसके नोट्स बना लीजिएगा आप। उसके बाद एक पेज 3 पे था। देखिए हमने देखा है वैक्सीनेशन का, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में वो एक जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं या जो भी हैं सब कलेक्टर हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि कैसे उन्होंने शुरू किया कि फ्री फूड ग्रेन्स देने का, फ्री राइस दे रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए वैक्सीनेट कराने अपने आप को। तो वैसे ही एक जैसे केजरीवाल जी ने भी, हम अपना तरफ से दे सकते हैं ये पॉइंट, ये कितना वैलिड है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं, ये नहीं। हमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देने होते हैं। ठीक है, कल को अगर आप मीटिंग में बैठे हैं तो आप अपना पर्सपेक्टिव देंगे, सर हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। वो तो होगा नहीं होगा, वो ठीक है, कितना है वो तो ग्राउंड लेवल पे बाद में पता चलेगा। बट तभी पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाते हैं। तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, अच्छा एक इनिशिएटिव है कि आप ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, जैसे आप इलेक्शन में जाते हैं, वोटिंग करने जाते हैं, तो ऐसे कैसे बीएलओज बना दिए जाते हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स। वो आपको आके पर्ची देते हैं कि सर यहाँ पे आपका बूथ बना है, आप बूथ पे जाते हैं, वोट करके आते हैं। तो ये ही सिस्टम हम अगर हम वैक्सीनेशन पे कर लें तो, कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स आएँ हर हाउस में, और वो आपको स्लॉट्स देके जाएँ आपके वैक्सीनेशन का, कहाँ लगनी है, कहाँ नहीं लगनी। अगर आप जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो रिमाइंडर देना आपको दोबारा आएँ। तो ये इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। तो आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए क्या और स्टेप्स ले सकते हैं हम लोग। और दूसरा क्या है कि एक तो अब स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम ने जो, देखिए याद रखिएगा, एक तो कई बार अगर किसी
नेशनल पार्क का पूछा जाता है, पहली बात तो ज़्यादा पूछी जाती है लोकेशंस। अगर लोकेशंस के अलावा भी कुछ पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है, ये आपको एग्जांपल दे देंगे कि ट्रॉपिकल भी है, वेट भी है, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कहाँ है? तो याद रखिएगा, एक ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, अभी इसकी डिटेल वो सिर्फ ज्योग्राफी के बेसिक्स में देखेंगे, क्या होती है, क्या नहीं होती, उनको करंट अफेयर्स में करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उसको असम ने अपना 7th नेशनल पार्क बना दिया, उसका नाम है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे ये पूछ सकते हैं दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये आपको 4 नेशनल पार्क्स कोई अलग-अलग दे सकते हैं लोकेशंस के वाइज़, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, दिहिंग पटकाई जो है नेशनल पार्क कहाँ पे है, वो असम में है। एक ये मेजर एलिफेंट हैबिटेट है। आपको हो सकता है 4 ऑप्शंस में दे दिया जाए और उसके बाद रिकॉग्नाइज़ करना हो कौन सा नेशनल पार्क है। आपको कह दें क्वेश्चन में कि एक एलिफेंट हैबिटेट है, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जहाँ पे क्लाउडेड लेपर्ड और टाइगर भी मिलते हैं, बटरफ्लाइज़ भी बहुत तरह की मिलती हैं। तो याद रखिएगा, वो दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। अभी उन्होंने रायमोना पार्क जो असम में था, उसको भी उन्होंने डिक्लेयर किया था नेशनल पार्क, रायमोना पार्क। और अब टोटल इनके 7 हो गए। 5 अदर कौन से हैं इनके? काज़ीरंगा, मानस, नमेरी, औरंग एंड दिब्रू साहिकोवा। काज़ीरंगा, मानस तो हम जानते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, और ये नमेरी एंड औरंग जो है वो टाइगर रिजर्व से है। अब नेशनल पार्क, सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको आनी चाहिए कि नेशनल पार्क डिक्लेयर कौन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा, नेशनल पार्क जो है वो डिक्लेयर कैन बी डिक्लेयर्ड बोथ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। मतलब स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हमने देखा ये असम के केस में, ये असम गवर्नमेंट ने किया है इसको डिक्लेयर। तो ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। कोई भी ऑल्ट्रेशन होनी है नेशनल पार्क की, वो सिर्फ तभी हो सकती है अगर रेजोल्यूशन पास होता है स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट, अब थोड़े से पॉइंट्स नोट करिएगा, नेशनल पार्क में क्या फ़र्क पड़ता है और सेंचुरी में क्या है। एक तो नेशनल पार्क में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एज़ कम्पेयर टू सेंचुरी। सेकंड क्या है कि देयर बाउंड्रीज़ आर फिक्स्ड एंड डिफाइंड, ठीक है? उनकी फिक्स्ड है, डिफाइंड है। नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड इन नेशनल पार्क। थर्ड क्या है, क्यों रखा जाता है नेशनल पार्क को? ताकि नेचुरल एनवायरनमेंट वहाँ के बचाया जा सके, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की जा सके। ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक अगर आप अपना लेके जाते हैं, या आपके प्राइवेट राइट्स हैं, वो भी परमिटेड नहीं होते इसमें। और जो शेड्यूल वाइल्ड लाइफ एक्ट के शेड्यूल्स में हैं, वो इस नेशनल पार्क्स में हंटेड और कैप्चर नहीं किए जा सकते। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, नेशनल पार्क को डाउनग्रेड करके स्टेटस सेंचुरी का नहीं दिया जा सकता। सेंचुरी को नेशनल पार्क कर सकते हो, बट नेशनल पार्क को सेंचुरी आप नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड। ये पॉइंट्स नोट कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। उसको देखिए, ट्यूटोरियल पे देखा आप लोगों, एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स का आया हुआ था, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नथिंग न्यू इन दिस। और इसको फालतू में पॉइंट्स ऐड करके अननेसेसरी अपना फालतू का टाइम मत वेस्ट करिएगा। हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या उसने कमीशन फॉर जो चिल्ड्रन की है, उन्होंने क्या कहा है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर होना चाहिए, क्यों हो रहा है, उतना ही जानने की जरूरत है। एक एडिटोरियल पे सारा मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का दे रखा था, वो हम ऑलरेडी, मैंने आपको बताया, 27 अप्रैल का एनालिसिस सुनिए। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स ऐड किया है क्या नहीं, आपको समझ आ जाएगा। एक एडिटोरियल पे हेल्थ के ऊपर था कि हेल्थ स्ट्रक्चर इन साउथ एशिया, ये सब। देखिए, हम ना ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, हेल्थ पॉलिसीज़ क्या होना चाहिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। देखिए, अब इतने ज़्यादा मैं अगर आपको लेक्चर्स देता ना, तो आप लोग सोचते कि सर इतना ज़्यादा कहाँ से करें। बट अगर फिर भी किसी एक भी आदमी को अगर चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको पर्टिकुलर बता देंगे कि कौन सा आपने लेक्चर इसके लिए सुनना है। क्योंकि कम से कम नहीं तो 8-10 आप लेक्चर सुनेंगे, हमने उसके अंदर पूरा हेल्थ का क्रक्स आ जाएगा कि जीडीपी हमारा कितना बजट है हेल्थ को लेके, अब हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन से इंडिया में, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इश्यूज़ हैं, कंपेयर भी किया डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको और इलॉन्गेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी इसमें डालने का इसलिए मैंने ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि 10 लेक्चर्स डालता तो हर आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता। तो जो पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, वो रहने दीजिए। और किसी को अगर पर्टिकुलर जानना है, तो फिर आप वो कमेंट कर सकते हैं। एक एडिटोरियल पे ना डिजिटल जस्टिस डिलीवरी का था। इट इज़ नॉट अ, मतलब स्टार्टिंग उन्होंने अच्छी करी, बट इट इज़ नॉट अ गुड आर्टिकल टू कैरी ऑन। तो उन्होंने बड़ा अधिक ढंग से फॉरवर्ड नहीं किया। बट हमने एक न्यू इनिशिएटिव ली है आज। सिर्फ और सिर्फ आज के लिए लिया है, एक बारी ट्राई करते हैं आज, क्योंकि ना कमेंट सेक्शन में आया था कि सर सी सैट में जो कॉम्प्रीहेंशंस आती हैं, उसके लिए मतलब बहुत टाइम लग जाता है, या जो भी है। तो पता है कि ऐसे ऐसे जो ये इस टाइप का आर्टिकल है, डिजिटल जस्टिस डिलीवरी, ऐसे आर्टिकल्स आते हैं बेसिकली, जो आपकी कॉम्प्रिहेंशंस में वहाँ पे आते हैं। ट्राई करिए इसको, आर्टिकल को रीड करने का, इसके नोट्स बनाने की कोशिश करिए अगर आपसे बन सकते हैं तो। बेसिकली आपको नोट्स इसके बनाने नहीं है, आपको इसका क्रक्स समझना है, कि ये क्या लिखा है इसके अंदर, क्या है। और कम से कम टाइम में इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ने की कोशिश करना। आप मगर हम बना सकते थे इसके लिए नोट्स,
बट ये ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के लिए थोड़ा ठीक है। तो आप इसको कोशिश करिएगा, एक बार में देखिएगा कितना आपको टाइम लगा इसको पूरे क्रक्स को समझने में। नहीं समझ आया, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, बट कोशिश करिएगा इसको जल्द से जल्द आप खत्म करके आप इसका क्रक्स समझ सकें। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी सीसैट के कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के लिए। तो हमने सोचा चलिए आज इसको शुरू करके देखते हैं, कैसा लगता है कैसा नहीं, कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। अच्छा, पेज 8 पे था, एज़ पर नॉर्म्स जो थोड़ा-सा दिक्कत आ रही है कि सेंट्रल में डिप्यूट नहीं हो रहे हैं स्टेट के ऑफिसर्स, जो ऑल इंडिया ऑफिसर रैंकिंग के ऑफिसर्स होते हैं, तो उसके लिए प्रॉब्लम जताइए। थोड़ा-सा देखते हैं क्या है, क्या नहीं है। क्या होता है, नॉर्म्स के हिसाब से स्टेट्स को डिप्यूट करने होते हैं ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर, जैसे आईएएस आईपीएस, टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं, बट 40% ऑफ टोटल कैडर स्ट्रेंथ, अगर सपोज करिए किसी की 400 की स्ट्रेंथ है, तो 40% से ज़्यादा वो सेंटर में नहीं भेज सकते, 60% उनको ही रखना होगा, अपने स्टेट में ही रखना होता है, 40% तक वो भेज सकते हैं। अब लेटर लिखे डीओपीटी ने कि कहा है कि जो नंबर ऑफ नॉमिनेशंस रिसीव हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। अब कहते हैं कि करा क्यों जाता है, डेपुटेशन क्यों की जाती है, ताकि आप सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत अगर वहाँ जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, इट विल ऐड टू योर एक्सपीरियंस। तो वो कह रहे हैं, बट ये यूटिलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा लो है, और ज़्यादातर अगर हम देख रहे हैं तो डेप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल पे हो रही है, तो इसलिए कैडर मैनेजमेंट में सीरियस गैप्स आ रहे हैं। अब इस पे थोड़ा-सा और इसके रूल्स क्या हैं वो देखते हैं। डीओपीटी कहता है कि एक तो जो ऑफिसर्स नॉमिनेट होंगे फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट, वो 54 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरा, उन्होंने क्या करा था अभी 1-2 साल पहले, उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था कि जो भी आईएएस ऑफिसर्स बने हैं 2007 बैच के बाद, उनको मैंडेटरीली सर्व करना होगा 2 इयर्स इन सेंट्रल डेपुटेशन अपने फर्स्ट 16 ईयर्स ऑफ देयर सर्विस में। पहले 16 साल की सर्विस में 2 साल आपको सेंट्रल डेप्यूट होना ही होना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जॉइंट सेक्रेटरी रैंक में फ्यूचर में आएँ, कंपल्सरी नहीं है, बट ये कर दिया कि अगर आपको जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे फ्यूचर में आपको चाहिए रैंक, तो आपको पहले 2 साल, मतलब पहले 16 साल के अंदर 2 साल आपको सेंट्रली डिप्यूट करना ही आना ही होगा। आप इसके रूल्स क्या हैं कि अगर किसी भी ऑफिसर को बुलाया जाता है फॉर डेपुटेशन, उसकी रजामंदी लेना ज़रूरी है। हिज और हर कॉन्करेंस इज रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं है कि उसके बिना पूछा उसको भेज सकते हैं। दूसरा क्या है कि नॉमिनेशंस भेजी जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट से, और फाइनल क्लियरेंस देता है इस चीज़ को चीफ मिनिस्टर। और जब नॉमिनेशन रिसीव हो जाती है उसके बाद एक पैनल होता है जो उसको स्क्रूटनाइज करता है, और उसके बाद लिस्ट को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट्स को बोर्ड पे रखा जाता है, उनसे भी सलाह मशवरा किया जाता है। एक पेज टाइम पे देखा था हमने, देखा है कि स्ट्राइक करी है पक्के टाइगर रिजर्व में। तो ये इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यूपीएससी के लिए कि पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं पक्के टाइगर रिजर्व क्या है, क्योंकि न्यूज़ में आ गया। और पेज 13 पे एक यूएस सेनेट ने पास किया है इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिल। थोड़ा सा क्या है कि वो देख रहा है कि चाइना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके थ्रेट को देखते हुए उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा 170 बिलियन डॉलर का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बिल पास किया है। और वो 170 बिलियन डॉलर ये नहीं एकदम खर्चेंगे, उसमें क्या है कि 52 बिलियन डॉलर का तो उन्होंने रखा है जो प्री अप्रूव प्लान था उनका, कि अपनी एक तो उनको सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि उनके ऑटो इंडस्ट्री को बड़ा फर्क पड़ रहा है, तो सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, 52 बिलियन डॉलर का इसका बजट है। और 120 बिलियन डॉलर इन्होंने अपने 5 साल की एक्टिविटीज़ पे प्लान किया है, जिसमें प्रायोरिटाइज करेंगे ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम साइंस, ठीक है, और प्राइवेट फर्म्स के और रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाइवर्स भी करेंगे, ठीक है। तो ये 170 बिलियन डॉलर का इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे डाल रहे हैं पैसा, बहुत ज़्यादा। उस वक्त पेज 13 पे था इंडियन अद्दू आइलैंड का था। थोड़ा सा अद्दू थोड़ा सा वो हो जाता है क्योंकि बड़ा न्यूज़ में कंट्रोवर्सी सा हुआ है। मालदीव्स की सेकंड लार्जेस्ट सिटी अद्दू। बेसिकली क्या है, इंडिया वाले कुछ नहीं है, इंडिया वाले वहाँ पे अपना एम्बेसी खोलने की सोच रहे हैं, कॉन्सुलेट खोलने की सोच रहे हैं। थोड़ा सा इसको लेके कंट्रोवर्सी चल रही है, पॉलिटिकल है सब कुछ, उसमें और ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। बस अद्दू की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, मालदीव से, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।